हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्नर्स क्लासेस में। हम यहाँ पर घटना चक्र पूर्वावलोकन की सीरीज कर रहे थे, उसी को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें आज का हमारा जो है चैप्टर वो रहेगा जलवायु। तो चलिए शुरू करेंगे। इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो का कंटेंट आपको पसंद आता है, आपके एग्जाम के लिए यूजफुल रहता है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा। चलिए शुरू करेंगे। जलवायु में सबसे पहले हम ये जो मानसून टॉपिक है उसको देखेंगे। और यदि इसकी पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहां पर जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। देखेंगे मानसून क्या है। मानसून शब्द की जो है उत्पत्ति, तो ये अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है। मानसून शब्द जो है तो इसकी उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है, जिसका तात्पर्य होता है यहाँ पर मौसम या ऋतु से। और ये परंपरागत रूप से मानसून का संबंध जो है तो ये मौसमी हवाओं में परिवर्तन से होता है। जो मतलब मौसमी हवाओं का परिवर्तन होता है, तो ये मानसून का संबंध परंपरागत रूप से इससे है, जिसके माध्यम से दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में वर्षा होती है। इसी के माध्यम से ये जो दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया के देश हैं, इनमें वर्षा होती है। भारत में कुल वर्षा का अधिकांश मतलब ये जो है कितना 70% से अधिक वार्षिक वर्षा ये कहाँ दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है। ये जो भारत में मतलब कुल वर्षा का कितना 75% से अधिक जो है वार्षिक वर्षा, तो ये किससे साउथ वेस्ट मानसून से ही प्राप्त होती है। और भारत में इसकी ये जो सक्रियता है तो ये जून से सितंबर तक रहती है, क्योंकि भारत में मतलब अधिकतर जो है ये वर्षा कब से जून से लेकर के सितंबर तक ही मतलब देखने को मिलती है। और दक्षिण पश्चिम मानसून का प्रारंभ ये कहाँ से होता है, तो ये भारत के केरल राज्य से होता है। दक्षिण पश्चिम मानसून जो है तो ये भारत के केरल राज्य से शुरू होता है। और भारतीय कृषि का अधिकांश भाग जो है ये तो अभी भी ये वर्षा पर ही निर्भर है। भारतीय जो भी भारत में कृषि मतलब होती है, तो उसका जो भी अधिकांश भाग है, तो ये अभी वहाँ पर मतलब सिंचाई वगैरह की सुविधाएं नहीं है, तो अभी जो है वो वर्षा पर ही निर्भर है। अतः मानसून का समय पर आना कृषि के लिए अच्छा माना जाता है। और भारत जो है तो एक ये उष्ण मानसूनी जलवायु वाला देश है। ये मतलब स्टेटमेंट में पूछा जाता है बहुत, कि कभी कभी यहाँ पर क्या ये उष्ण की जगह उपोष्ण लिख देता है, कि भारत मतलब एक उपोष्ण मानसूनी जलवायु वाला देश है। तो भारत जो है तो ये उष्ण मानसूनी जलवायु वाला देश है। हालांकि भारत उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंधों में स्थित है। कटिबंधों में मतलब दोनों स्थित है, बाकी जो है कि ये मतलब उष्ण जलवायु मानसूनी जलवायु वाला जो है देश है। आगे यहाँ पर बात करेंगे ये इसकी स्थिति की। जो भारतीय मानसून है इसकी उत्पत्ति की बात करेंगे यहाँ पर। तो मानसून की प्रारंभिक अवस्था जो है, सबसे पहले यहाँ पर ये इसकी मानसून की जो प्रारंभिक अवस्था है उसको देखेंगे। मानसून की उत्पत्ति का मुख्य कारण है जलीय तथा स्थलीय भाग जो है इसका भिन्न भिन्न दर एवं मात्रा में गर्म होना। और ग्रीष्म ऋतु में भारत के ये उत्तर पश्चिमी भाग में तापमान बहुत ऊंचा हो जाता है, जिस कारण क्या होता है वहाँ पर निम्न वायुदाब क्षेत्र विकसित हो जाता है। और इसके विपरीत क्या होता है, हिंद महासागर, इसके विपरीत ये जो हिंद महासागर का क्षेत्र है ये अपेक्षाकृत ठंडा रहता है, और वहाँ ये उच्च वायुदाब बना रहता है। इससे क्या होता है, ये तो यहाँ पर ये उष्ण कटिबंधीय मतलब जो उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र है, तो ये उत्तर की ओर स्थानांतरित हो जाता है। और अतः यहाँ पर ये जो उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र है, तो ये विषुवत रेखा के निकट ये निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र है, जहाँ क्या ये उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्धों में, ये उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों से जो है तो ये व्यापारिक पवनें यहाँ पर आकर मतलब मिलती हैं। और इस क्षेत्र में वायु ऊपर की ओर उठती है, इसके उत्तर की ओर खिसकने से ये दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें जो हैं तो ये 40 डिग्री से लेकर के कितनी 60 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच ये भूमध्य रेखा पार करती हैं। और ये दिशा परिवर्तन के बाद जब ये दिशा परिवर्तन करती हैं, तो दिशा परिवर्तन के बाद ये दक्षिण पश्चिम मानसून के रूप में भारत में प्रवेश करती हैं। अतः यहाँ पर ये उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति में परिवर्तन का संबंध जो है तो ये हिमालय के दक्षिण भाग में पश्चिमी जेट प्रवाह के द्वारा अपनी स्थिति से क्या है, ये प्रत्यावर्तन से भी है। और यहाँ पर अब देख लेंगे ये पूर्वी जेट प्रवाह की उत्पत्ति। तो पूर्वी जेट प्रवाह की उत्पत्ति जो है तो ये हिमालय तथा तिब्बत के उच्च स्थलों के ग्रीष्म तापन से होती है। इन उच्च स्थलों में हुए ये विकिरण से क्षोभ मंडल में वायु का दक्षिणावर्ती परिसंचरण आरंभ हो जाता है। और क्या होता है फिर ये वायु राशियाँ मतलब वायु राशि जो दो दिशाओं में चलने लगती है, और इन धाराओं में एक भूमध्य सागर की ओर बहने लगती है। जो भूमध्य सागर की ओर बहने लगती है उसे पूर्वी जेट प्रवाह के नाम से जाना जाता है। और पश्चिमी जेट प्रवाह जो है तो ये ग्रीष्म ऋतु में भी पश्चिमी जेट प्रवाह जो है तो ये ग्रीष्म ऋतु में भी मध्य एशिया के ऊपर बहती है। भारतीय जलवायु पर जो है तो ये भारतीय जलवायु पर हिमालय जो है
हिमालय एवं तिब्बत का जो है बहुत मतलब गहरा प्रभाव, यहाँ पर बहुत अधिक प्रभाव इसका रहता है। भारत में ये मानसून पवनों की उत्पत्ति हिमालय एवं मध्य एशिया के ग्रीष्म तापन तथा ये भूमध्य रेखीय द्रोणी के ऊपर की ओर जो स्थानांतरण के संयुक्त प्रभाव का ही परिणाम है। अब बात करेंगे यहाँ पर जो ये मानसूनी वर्षा की। मानसूनी वर्षा जो है तो ये निरंतर नहीं होती है, इनके वर्षा कार्य जो है मतलब इनका वर्षा काल जो होता है तो इसमें अंतराल पाया जाता है, ये मतलब कंटिन्यू नहीं होती है जो मानसूनी वर्षा होती है। भारत की ये उत्तरी मैदान में बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न होने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात वर्षा करते हैं, जबकि पश्चिमी तटीय भाग में वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा होती है। भारत के पश्चिमी तट पर वर्षा की गहनता समुद्र तट से दूर घटने वाली जो मौसमी दशाओं तथा ये पूर्वी अफ्रीका के तट के साथ ये भूमध्य रेखीय जेट प्रवाह की स्थिति पर निर्भर करती है। वहीं पर बंगाल की खाड़ी में जो उठने वाली ये उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की संख्या तथा उनका मार्ग जो है तो ये अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण की स्थिति पर निर्भर करता है। जो बंगाल की खाड़ी में उष्णकटिबंधीय चक्रवात उठते हैं तो उनकी संख्या तथा उनका मार्ग जो है तो ये अंतः मतलब जो उष्णकटिबंधीय अभिसरण होता है इसी की स्थिति पर निर्भर करता है। इसे मानसूनी द्रोणी भी कहा जाता है। अब देख लेंगे यहाँ पर मानसून में विच्छेद, ये ब्रेक इन दी जो मानसून है मतलब मानसून में ब्रेक मतलब कैसे होता है। जब मानसून पवने 2 सप्ताह या जब क्या होता है जब मानसून पवनें 2 सप्ताह या इससे अधिक अवधि के लिए वर्षा करने में असफल रहती हैं तो वर्षा काल में शुष्क दौर आ जाता है और इसी को ये मानसून का विच्छेद कहते हैं। मानसून विच्छेद का प्रमुख कारण ये उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में कमी आना या भारत में अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति में परिवर्तन आना है। अब देख लेंगे यहाँ पर मानसून का प्रत्यावर्तन। मानसून का प्रत्यावर्तन, दक्षिण पश्चिम मानसून भारत के उत्तर पश्चिम भाग से 1 सितंबर से लौटना शुरू कर देता है। ये 1 सितंबर से लौटना शुरू कर देता है और ये 15 सितंबर तक जो है तो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान तथा गुजरात के अधिकांश भागों में चला जाता है और मध्य अक्टूबर तक ये दक्षिण पश्चिम मानसून जो है तो ये दक्षिणी प्रायद्वीप तक लौट जाता है। ये लौटती हुई पवनें बंगाल की खाड़ी से जल वाष्प ग्रहण कर लेती हैं और फिर ये उत्तर पूर्वी मानसून के रूप में कहाँ तमिलनाडु पहुंच जाती हैं और वहां पर वर्षा करती हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई थी। मानसून शब्द जो है तो इसकी उत्पत्ति हुई थी किस भाषा से? अरबी भाषा से, स्पेनिश से, हिंदी भाषा से या आंग्ल भाषा से किससे हुई है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अरबी भाषा से। किससे हुई है? अरबी भाषा से हुई है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कथन लिख रहा है, कथन ए भारत मूलतः एक मानसूनी देश है। भारत मूलतः जो है एक मानसूनी देश है और उसका कारण यहाँ पर लिख रहा है उच्च हिमालय उसे जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान करता है। तो यहाँ पर जो है ये कथन और कारण दोनों करेक्ट हो जाएगा क्योंकि भारत मूलतः एक मानसूनी देश है, उच्च हिमालय उसे जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान करता है, ये इसका जो है सही यहाँ पर इसकी एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो देखेंगे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर एक मैप दिया हुआ है और यहाँ पर बताना है कि किसके वितरण के संदर्भ में बात यहाँ पर की जा रही है। यहाँ पर ये किसके वितरण के संदर्भ की बात की जा रही है यहाँ पर मैप में। यहाँ पर जो ये बात की जा रही है किसके? माध्य ताप के वितरण के संबंध में। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर है अभिकथन ए लिख रहा है यहाँ पर अभिकथन ए लिख रहा है भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून की तरह है। उसका कारण आर लिख रहा है भारत उष्णकटिबंधीय अक्षांशों के बीचों बीच स्थित है। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून की तरह है, कारण लिख रहा है तो यहाँ पर जो ये इसका कारण है करेक्ट हो जाएगा। कारण यहाँ पर इसका करेक्ट हो जाएगा क्योंकि भारत की जलवायु ये उष्णकटिबंधीय मानसून की तरह है और भारत उष्णकटिबंधीय अक्षांशों के बीचों बीच स्थित है, ये यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका कौन सा? ऑप्शन बी। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। भारत एक उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला देश है और भारतीय उष्णकटिबंधीय अक्षांशों के कितना ये 23 डिग्री और 30 मिनट उत्तरी से लेकर के
23 डिग्री 30 मिनट दक्षिणी अक्षांशों के बीच में मतलब स्थित नहीं है इसके, बल्कि इसके मुख्य भूमि का विस्तार जो है तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य है। और वहाँ पर क्या कारण में क्या लिख रहा है कि बीचों बीच में स्थित है, उष्णकटिबंधीय अक्षांशों के बीचों बीच में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो मानसून का आगमन जो है सबसे पहले ये केरल में होता है। मानसून सबसे पहले केरल में पहुंचता है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सामान्य दिशा है इसकी भारत में ये जो ग्रीष्मकालीन मानसून है इसके प्रवाह की। राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन डी, ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। जो भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून होता है तो इसकी ये जो सामान्य मतलब प्रवाह की दिशा है तो ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होता है। और यदि यहीं पर यदि हम शीतकाल की बात करें कि शीतकाल में इसकी दिशा क्या होती है, तो शीतकाल में जो इसकी दिशा है तो ये उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है। शीतकाल में यहाँ पर देखेंगे इसकी एक्सप्लेन क्या लिख रहा है, एक्सप्लेन में इसकी लिख रहा है कि शीतकाल में इसकी दिशा ये उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है और भारत में अधिकांश वर्षा ये दक्षिण पश्चिम मानसून से ही प्राप्त होती है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों में किसके द्वारा होती है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दक्षिण पश्चिम पवन के द्वारा, अभी देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च दाब और ये निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का कर्षण करते हैं जिसके कारण प्रवाहित होती है। तो इसके कारण ये दक्षिण पश्चिमी मानसून प्रवाहित होता है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर है कि ये जलवायु मतलब आरेख दिया गया है, जलवायु आरेख दिया गया है और सभी यहाँ पर मतलब महीनों के जो है नाम यहाँ पर मतलब दिए गए हैं। बाकी यहाँ पर पूछ रहा है कि जलवायु आरेख किस क्षेत्र के प्रसंग में है। यहाँ पर ये जो जलवायु आरेख है तो ये बताना है किस क्षेत्र के मतलब प्रसंग में है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये जलवायु आरेख जो है तो ये भारत का उत्तर पूर्वी क्षेत्र को प्रदर्शित कर रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सूखा स्थान है? सबसे सूखा स्थान यहाँ पर बताना है कौन सा है। मुंबई, दिल्ली, लेह या बेंगलुरु, सूखा स्थान सबसे कौन सा है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लेह। लेह सबसे सूखा स्थान है। लेह भारत का सबसे कम वर्षा का क्षेत्र है, यह भारत का सबसे शुष्क स्थल है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को उष्णकटिबंध और उपोष्णकटिबंध में विभाजन करने के आधार के रूप में मानी गई जनवरी की समताप रेखा क्या है? तो जनवरी की ये जो समताप रेखा है तो ये 18 डिग्री सेंटीग्रेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर भी एक मतलब मैप दिया हुआ है और ये जो छायांकित मतलब ये वाला क्षेत्र जो दिया गया है तो ये पूछा गया क्षेत्र में जुलाई माह के लिए ये मध्य तापमान परिवर्तित करेगा। तो ये यहाँ पर जो है कौन सा ये मतलब क्षेत्र यहाँ पर है, तो ये कितना तापमान जो है परिवर्तित करेगा जुलाई माह में। जुलाई माह के मध्य तापमान ये परिवर्तित होता है यहाँ पर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 25 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के कितना 27.5 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? सर्वाधिक दैनिक तापांतर की बात की जा रही है तो ये किस क्षेत्र में पाया जाता है? ये पाया जाता है राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। यहाँ पर राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। भारत के राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में ये सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। यहाँ का तापमान असामान्य रूप से दिन की अपेक्षा रात में कम होता है। दैनिक तापांतर मरुस्थलीय जलवायु की विशेषताओं में से जो है ये एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से होते हैं? तमिलनाडु में मतलब मानसून कब पहुँचता है? तो ये कब से जो है मतलब मिड सितंबर से पहुँचना कब से ये मतलब मिड सितंबर से पहुँचना शुरू होता है और नवंबर में मतलब पहुँचता है। तो कौन से होते हैं सामान्य महीने? तो ये नवंबर से लेकर के दिसंबर तक होते हैं। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन।
अक्टूबर से दिसंबर माह के मध्य दक्षिण भारत में उत्तर पूर्व मानसून का मौसम रहता है, जो मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु में सक्रिय रहता है। यही तमिलनाडु की मुख्य वर्षा वाली जो है अवधि होती है। और इसी मानसून के समय ये 26 दिसंबर 2004 को तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में जो है सुनामी आई थी। तो ये याद रखिए, पूछ लिया जाता है क्वेश्चन अब भी कभी कभी कि मतलब जो है तमिलनाडु में सुनामी कब आई थी एग्जैक्ट डेट के साथ, तो 26 दिसंबर 2004 को। नेक्स्ट है यहाँ पर, भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण है। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, इसका कारण है यहाँ पर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापमान। ये विभेदी तापन जो है इसका ये यहाँ पर ये मौसमी विस्थापन को इंगित करता है, स्थल तथा समुद्र का ये विभेदी तापन। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन यहाँ पर। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन वाला है, जिसकी 6 माह तक जिसकी दिशा जो है 6 माह तक कहाँ जाड़े में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तथा शेष 6 महीने जो है तो ग्रीष्म में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर रहती है। और इन मानसूनी हवाओं की उत्पत्ति तापक्रम में भिन्नता के कारण होती है या किसी अन्य कारण से, इस पर पर्याप्त मतलब मतभेद भी जो है यहाँ पर। और इसके लिए ये 2 संकल्पनाओं का प्रतिपादन किया गया है, जिसमें ये पहली है जो तापीय संकल्पना, उसको देख लेंगे। तो मानसून की उत्पत्ति जो है स्थलीय एवं जल के असमानीय संगठन तथा उनके गर्म और ठंडा होने के विरोधी स्वभाव के कारण होती है। इस पर यह सूर्य के उत्तरायण एवं दक्षिणायन होने का पर्याप्त जो है प्रभाव है। और नवीन संकल्पना जो है तो इसके अनुसार यह मानसूनी हवाओं की उत्पत्ति वायुदाब और हवाओं की पेटियों के खिसकाव के कारण होती है। इस संकल्पना का पहली बार प्रतिपादन जो है तो फ्लोन नामक विद्वान जो है इन्होंने किया था। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिए हैं, बताना है कौन सा करेक्ट होगा। पहला स्टेटमेंट है यहाँ पर, दक्षिण भारत से उत्तरी भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है। दक्षिण भारत से उत्तरी भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है। दूसरा स्टेटमेंट लिख रहा है, उत्तरी भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। उत्तरी भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की वर्षा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे, ऑप्शन सी। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। दक्षिण भारत की अपेक्षा उत्तर भारत में मानसून की अवधि कम होती है। दक्षिण भारत में मानसून जून के प्रथम सप्ताह में प्रवेश करता है, जबकि उत्तर भारत में प्रवेश करने में दक्षिण की अपेक्षा अधिक समय लगता है। इसी प्रकार वापसी में भी मानसूनी हवाएं जो है तो ये दक्षिण भारत की अपेक्षा उत्तर भारत से जल्दी पलायन करती हैं और उत्तर भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर जो है ये घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन है, भारतीय मानसून का पूर्वानुमान करते समय कभी कभी समाचारों में उल्लेखित ये इंडियन ओशन डाइपोल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 स्टेटमेंट यहाँ पर दिए हैं किसके, इंडियन ओशन डाइपोल के संदर्भ में। पहला है, इंडियन ओशन डाइपोल परिघटना जो है तो ये उष्णकटिबंधीय पश्चिमी हिंद महासागर एवं उष्णकटिबंधीय पूर्वी प्रशांत महासागर के बीच सागर पृष्ठ तापमान के अंतर से विशेषित होती है। ठीक है, दूसरा देखते हैं दूसरा स्टेटमेंट लिख रहा है यहाँ पर, ये इंडियन ओशन डाइपोल परिघटना ये मानसून पर एल नीनो के असर को प्रभावित कर सकती है। इंडियन ओशन डाइपोल परिघटना जो है तो मानसून पर एल नीनो के असर को प्रभावित कर सकती है। ये स्टेटमेंट यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा, बाकी पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन बी। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। ये इंडियन ओशन डाइपोल को भारतीय जो इंडियन नैनो के नाम से भी जाना जाता है, ये भारतीय मतलब नीनो के नाम से भी इसको जाना जाता है। और समुद्री सतह के तापमान को अनियमित दोलन का परिणाम, जो ये समुद्री मतलब सतह का तापमान है तो ये तापमान के अनियमित दोलन का परिणाम है, जिसमें पश्चिमी हिंद महासागर का तापमान ये जो है प्रकारांतरण क्या होता है, ये पूर्वी हिंद महासागर की अपेक्षा गर्म एवं ठंडा हो जाता है। और यह परिघटना जो मानसून पर एल नीनो के असर को क्या है प्रभावित कर रही है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अभिकथन ए लिख रहा है, आगरा और दार्जिलिंग जो है एक ही अक्षांश पर स्थित हैं। ठीक है, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान जो है तो ये 16 डिग्री सेल्सियस तथा दार्जिलिंग का कितना 4 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, कारण इसका आर लिख रहा है, ऊंचाई के साथ तापमान घटता है तथा विरल वायु के कारण मैदानी प्रदेशों की तुलना में पर्वतीय प्रदेश अधिक ठंडे होते हैं।
यहाँ पर जो है ये अभिकथन जो है, आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित है, ठीक है, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस तथा दार्जिलिंग का 4 डिग्री सेल्सियस रहता है। करेक्ट है। कारण जो है, ऊंचाई के साथ तापमान घटता है तथा विरल वायु के कारण मैदानी प्रदेशों की तुलना में पर्वतीय प्रदेश अधिक ठंडे हैं। यहाँ पर कथन और कारण जो है इसके दोनों करेक्ट है और ये इसकी सही एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ऑप्शन बी। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर जो है एक्सप्लेन वही बिल्कुल लिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण है। अमृतसर और शिमला जो है एक ही अक्षांश पर स्थित है परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण क्या है? उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण जो है तो ये है उनकी ऊंचाइयों में भिन्नता। उनकी जलवायु में भिन्नता इसी कारण है क्योंकि उनकी ऊंचाइयों में भिन्नता है। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। अमृतसर जो है तो ये 31 डिग्री 29 मिनट से लेकर के 32 डिग्री 03 मिनट नॉर्थ, और ये शिमला जो है तो ये कितना 30 डिग्री 45 मिनट से लेकर के कितना 31 डिग्री 44 मिनट नॉर्थ जिले लगभग जो है एक ही अक्षांश पर स्थित है परंतु उनकी जलवायु में जो है भिन्नता का कारण उनकी ऊंचाई जो है ऊंचाइयों में भिन्नता होना है। और अमृतसर की समुद्र तल से ऊंचाई जो है 175 से लेकर के कितनी 200 मीटर है, और जबकि शिमला की जो ऊंचाई है तो समुद्र तल से 300 मीटर से लेकर के ये कितनी 6000 मीटर तक है। और क्षोभ मंडल में क्या है, ऊंचाई बढ़ने के साथ ही क्या तापमान में गिरावट आती जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, निम्नांकित में से कौन सी एक प्रकार की जलवायु का छत्तीसगढ़ राज्य में फैलाव पाया जाता है? छत्तीसगढ़ में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए, आर्द्र दक्षिण पूर्व जलवायु पाई जाती है छत्तीसगढ़ में। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। भारत में विस्तृत विभिन्न जलवायु क्षेत्रों में आर्द्र दक्षिण पूर्व के अंतर्गत पश्चिम बंगाल, छोटा नागपुर, उड़ीसा का पठार, दक्षिणी छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी आंध्र प्रदेश सम्मिलित है। उपाद्र संक्रमणीय के अंतर्गत मध्य गंगा मैदान, पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा ये पश्चिमी बिहार का भाग आता है। उपाद्र तटीय के अंतर्गत कोरोमंडल तट का क्षेत्र आता है। ये जो उपाद्र मतलब महाद्वीपीय जलवायु क्षेत्र का विस्तार है तो ये ऊपरी गंगा मैदान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, निम्नांकित क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र मानसून की अरब सागर शाखा से अधिक प्रभावित नहीं होता है? जो मानसून की अरब सागर शाखा है इससे अधिक प्रभावित कौन सा क्षेत्र नहीं है? यहाँ पर ये जो छत्तीसगढ़ का बेसिन है ये इससे मतलब प्रभावित नहीं होता है, बाकी पश्चिमी घाट, मध्य प्रदेश और दक्कन का पठार ये सभी अरब सागर की जो है ये मानसून की मतलब अरब सागर शाखा इससे प्रभावित होते हैं। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। छत्तीसगढ़ बेसिन मानसून की अरब सागर शाखा से अधिक प्रभावित नहीं होता है क्योंकि अरब सागर से उठने वाला मानसून ये पश्चिमी घाट से टकराने के बाद दो शाखाओं में डिवाइड हो जाता है। पहली शाखा जो है तो ये अरावली पर्वत के समानांतर चलते हुए उत्तर भारत तक चली जाती है तथा दूसरी शाखा जो है तो ये विंध्य पर्वत से टकराने के बाद विंध्य पर्वत से टकराने के बाद क्या है, गुजरात, मध्य प्रदेश तथा पश्चिमी छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में वर्षा करती है। और जहाँ पर छत्तीसगढ़ बेसिन जो है तो अरब सागर मानसून से अधिक प्रभावित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है? आर्द्र जलवायु का जो है अनुभव यहाँ पर कहाँ होता है? आर्द्र जलवायु का अनुभव जो है होगा हमें कहाँ पर? पहली बात तो ये होगा कोच्चि में, दूसरा तेजपुर में। ये दोनों स्थान कहाँ के हैं? कोच्चि और तेजपुर। राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन डी। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। कोच्चि और तेजपुर में अधिक आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है क्योंकि यहाँ वर्षा अधिक होती है। वर्ष 2021 में कोच्चि में जो है तो ये 3931.9 मिलीमीटर एर्नाकुलम, ये जो इसका एर्नाकुलम जिला है, और अहमदाबाद में ये 598.8 मिलीमीटर, और लुधियाना में ये 724.7 मिलीमीटर तथा तेजपुर में जो है ये कितनी 1402.7 मिलीमीटर सोनितपुर में वर्षा हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मानसून का निर्वर्तन इंगित करता है। मानसून का निर्वर्तन जो है तो ये इंगित होता है किससे? ये क्या इससे इंगित होता है क्या?
साफ आकाश से, बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति से, स्थल पर तापमान के बढ़ने से। यहाँ पर तीनों करेक्ट है। मानसून का निवर्तन जो है इंगित होता है साफ आकाश से, बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति से और स्थल पर तापमान के बढ़ने से। राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन सी। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। उत्तरी भाग से जब मानसून लौटने लगता है तो प्रारंभ में तापमान में थोड़ी सी वृद्धि होती है। मानसून के लौटने के साथ साथ उत्तर पश्चिम में विस्तृत निम्न दाब का क्षेत्र जो है तो बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ने लगता है और इस समय आकाश जो है ये स्वच्छ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है पूरे वर्ष ये 30 डिग्री नॉर्थ और ये 60 डिग्री साउथ अक्षांशों के बीच बहने वाली हवाएं जो है पछुआ हवाएं या वेस्टर्लीज कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? पछुआ हवाएं या वेस्टर्लीज कहलाती हैं। दूसरा स्टेटमेंट लिख रहा है भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा लाने वाली आर्द्र वायु संहतियां मॉइस्ट एयर मॉसेस जो है ये पछुआ हवाओं के भाग हैं। पहला स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा, दूसरा करेक्ट हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा देखिए ऑप्शन बी। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। सामान्यतया ये कितना है 30 डिग्री से लेकर के 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में पछुआ पवनें चलती हैं और उपोष्ण वायुदाब कटिबंध से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंध की ओर चलने वाली पश्चिमी पवनों को पछुआ पवन कहते हैं। पछुआ पवनों का सर्वश्रेष्ठ विकास जो है तो दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री से लेकर के 65 जो अक्षांशों के मध्य 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य होता है, जबकि भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा या पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है और पश्चिमी विक्षोभ जो है तो ये पछुआ हवाओं के ही भाग होते हैं जो उपोष्ण पछुआ जेट स्ट्रीम के सहारे यहाँ प्रभावित होते हैं एवं वर्षा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है इंटर ट्रॉपिकल कवर्जेंस, ये कवर्जेंस जोन जो है ITCZ एक निम्न वायुदाब पेटी स्थित है। ये इंटर ट्रॉपिकल कवर्जेंस जोन एक निम्न वायुदाब पेटी स्थित है कहाँ पर? ये स्थित है कहाँ पर? भूमध्य रेखा पर। कहाँ पर? भूमध्य रेखा पर। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। ये इंटर ट्रॉपिकल कवर्जेंस जोन का या अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र विषुवतीय मतलब यह भूमध्य रेखीय अक्षांशों में विस्तृत गर्त एवं ये निम्न दाब का क्षेत्र होता है। यहीं पर उत्तर पूर्वी एवं ये दक्षिण पूर्वी व्यापारी पवनें आपस में मिलती हैं। यह अभिसरण क्षेत्र जो है तो विषुवत वृत्त या भूमध्य रेखा के लगभग समानांतर होता है, लेकिन सूर्य की आभासी गति के साथ साथ यह उत्तर या दक्षिण की ओर जो है खिसकता है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है यहाँ पर राजस्थान में मई जून महीनों में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियों के लिए उत्तरदायी हैं। राजस्थान में जो है तो मई जून का जब महीना होता है तो वहाँ पर जो है मतलब अत्यधिक मात्रा में धूल भरी आंधियाँ उत्पन्न होती हैं, तो उसका यहाँ पर कारण पूछा गया है। उसका कारण क्या है? यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिए हैं, पहला 3 स्टेटमेंट दिए हैं। पहला स्टेटमेंट है कुछ स्थानों पर संवहनीय धाराओं की उत्पत्ति। दूसरा है अरावली पहाड़ियाँ दक्षिण पश्चिम हवाओं के समानांतर हैं। अति तीव्रगामी पूर्वी हवाओं की उत्पत्ति। यहाँ पर जो है इसका कारण केवल एक यही है कि जो ये कुछ स्थानों पर यहाँ संवहनीय धाराओं की उत्पत्ति होती है। यही कारण है कि यहाँ पर मई जून के महीनों में जो है धूल भरी आंधियाँ उत्पन्न होती हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। ये मई जून माह में पश्चिम की तरफ से गर्म हवाएं चलती हैं जिन्हें लू कहते हैं। इस लू के कारण यहाँ निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। इस निम्न वायुदाब की पूर्ति हेतु उच्च वायुदाब वाले क्षेत्रों से तेजी से हवा उठकर आती है जो अपने साथ धूल भरी आंधियां लाती है और कुछ स्थानों पर संवहनीय धाराओं की उत्पत्ति होती है। राजस्थान में मई जून माह में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियों के लिए यही जो संवहनीय धाराएं हैं तो ये उत्तरदायी होती हैं। अरावली पर्वत श्रेणियां दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं के चलने की दिशा के अनुरूप होने के कारण मार्ग में बाधक नहीं बन पाती हैं, अतः ये मानसून पवन सीधी निकल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है, इसका कारण क्या है? यहाँ पर क्योंकि राजस्थान में क्या है वर्षा बहुत कम होती है तो इसका कारण यहाँ पर है मानसून इस क्षेत्र में पहुँचने में असफल रहता है। यहाँ बहुत गर्मी होती है, यहाँ जल उपलब्ध नहीं, इस प्रकार हवाएं शुष्क रहती हैं। इसका कारण यहाँ पर यही डी हो जाएगा। इसका जो मतलब सही कारण है कि हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती है जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई जो है नहीं प्राप्त होती है। यही यहाँ पर इसका कारण है कि राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन।
राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती है, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती है। और अरावली पर्वत श्रेणियां दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं के चलने की दिशा के अनुरूप होने के कारण मार्ग में बाधक नहीं बन पाती हैं, अतः मानसून पवन जो है सीधी निकल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, यह निम्न ऋतुओं को भारतीय कैलेंडर के अनुसार यहाँ पर सही इनका अरेंजमेंट करना है। ये भारतीय कैलेंडर के अनुसार इनका सही अरेंजमेंट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर मतलब यहाँ पर 4 ही दी हैं, वैसे बाकी यहाँ पर जो है भारतीय कैलेंडर के अनुसार जो है मतलब इसको वर्ष को जो है मतलब द्विवार्षिक, ये मतलब कितना 6 ऋतुओं में, भारतीय परंपरा के अनुसार जो है तो ये वर्ष को कितने 6 ऋतुओं में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहली है कौन सी, ये बसंत ऋतु। तो ये कौन से महीने में, तो ये चैत वैशाख के महीने में होती है। उसके बाद होती है ये कौन सी, उसके बाद आएगी ग्रीष्म ऋतु, जो कि ग्रीष्म ऋतु मतलब ये जेठ आषाढ़ के महीने तक चलती है, जो कि ये सभी मतलब भारतीय कैलेंडर के महीने हैं, इनके अनुसार हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। ग्रीष्म ऋतु ये जेठ आषाढ़ के अनुसार। उसके बाद जब वर्षा ऋतु आती है तो ये श्रावण और भाद्र के अनुसार चलती है। उसके बाद ये जो शरद ऋतु होती है तो यह आश्विन और कार्तिक महीने के अंतर्गत आती है। उसके बाद जो यहाँ पर ये हेमंत ऋतु आती है, जो मतलब यहाँ पर दी नहीं है, बाकी जो हेमंत ऋतु होती है तो ये मार्गशीर्ष और पौष के महीने में होती है। और शिशिर ऋतु जो होती है तो ये माघ और फाल्गुन के महीने में होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर इसका हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन बी। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है मतलब ये आरओ की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन जो है जो 2021 का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। अब जो आरओ का मतलब देखते ही हैं यहाँ पर क्या होता है, री एग्ज़ाम होता है या मतलब क्या ही होता है। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपके एग्जाम के लिए यूजफुल रही हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए। जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यदि PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाकर ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।